सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपने जितना भी टाइम एसएससी में इन्वेस्ट किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अभी तक अपना बेस्ट दिया होगा किसी ना किसी पॉइंट पर। काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर चुके होंगे आप अपना 8-8 घंटे तक पढ़ाई करना, और सेक्रीफाइस की तो बात ही क्या करें, वो आप काफ़ी कर चुके हो गए, आई नो। फिर भी अगर आप यहाँ तक हो तो आप में स्पिरिट है अब भी फाइट करने की। कोई अगर अपने आप को सोच रहा है कि यार मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, भूल जाओ यार, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, थे और हमेशा रहोगे। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। आप में से कितने लोगों ने लाखों बच्चों की भीड़ को क्रॉस करके प्री निकाला है, मेंस निकाला है, मेंस से कुछ पॉइंट समथिंग मार्क्स से मेरिट आउट हुए होंगे, कितने आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शायद उधेड़े होंगे। फिर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मान लो लक ख़राब है कि नहीं हुआ यार सिलेक्शन, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, दैट्स इट। ये इनफ है यार आगे बढ़ने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं कुछ नेसेसरी पॉइंट्स पे बात करूँगा, और इस वीडियो के थोड़ा सा बाइफरकेट किया है मैंने सब टॉपिक्स को, और हम उसको कैटेगराइज करके इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो मैंने एक सेट वैल्यूज़ लेके मतलब सब कुछ अपने अपने वे में इंटरप्रेट किया है। आप उसको अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। मतलब किसी के लिए कुछ, जो मैं एज फैक्टर की बात करूँगा वो किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना। अगर आप पेन पेपर लेके बैठ सको तो वो और भी बेटर है, आपको क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से आएगी। और वीडियो में जो भी टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा वो आई एम श्योर आपने कंसिडर किए होंगे काफ़ी बार, लेकिन इस वे में नहीं किए होंगे कि आपको उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से कैलकुलेटिव फॉर्म में मिल जाए। मतलब जब भी आपने सोचने बैठते होंगे तो वो सारी चीज़ें कोलैप्स होके आपस में एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता होगा, सब तितर बितर सा हुआ होगा। तो आज उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लेके आएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं हिमांशु। मैं भी 3 साल से एसएससी की फील्ड में बना हुआ हूं, और काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे को भी, इसका मतलब तो हो चुका है, और मुझे लगता है मैं आपको काफ़ी हेल्प कर सकता हूं इस चीज़ में। तो चलिए सारे भाई मिलके वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्विट एसएससी। देन शुरू करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन पे होता है ना एसएससी की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड कट ऑफ वगैरह, हाउ टू दिस एंड दैट, देन उसी तरीके से हम भी लेके चलते हैं एक टॉपिक को, अपने एलिजिबिलिटी को। अब एलिजिबिलिटी में आता है कि कौन क्विट कर सकता है, कौन क्विट नहीं कर सकता, मतलब किसे क्विट कर लेना चाहिए और किसे नहीं कर लेना चाहिए अभी बना रहे फील्ड में। तो फैक्टर्स, इसमें फैक्टर्स आते हैं। एक तो टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने जब पढ़ाई शुरू की होगी, शुरू में जब आप लगे होगे बुक उठा के टेबल पे बैठने, तो आपने सोचा तो होगा ना कि यार मैं इसमें 2 साल इन्वेस्ट करूँगा, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, वटेवर, मैं उसके बाद निकल जाऊँगा अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो उसको एक बार कंसिडर कीजिए कि आप उस सेट लिमिट से ऊपर जा चुके हो, और कितना ऊपर जा चुके हो। आई मीन वो थोड़ा बहुत तो चल सकता है, जैसे आधा साल, 1 साल हो चुका है आपको और लिमिट, देन इट इज़, और आपको रिज़ल्ट्स उस तरीके से मिल रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन देखो यार, और कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो रिज़ल्ट्स वगैरह भी जो आपने सोचे थे जिस तरीके से वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट आपने उसमें ऐड कर लेना चाहिए कि मैं क्विट अब कर जाऊँ तो मे बी बेटर हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल बर्डन। सबकी फैमिलीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है यार। अपना देखिए, अपने पेरेंट्स का थोड़ा देखिए कि फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं। मैं अगर क्योंकि और गवर्नमेंट प्रोसेसेस थोड़ी स्लो होती है ना, तो एक रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए 1 साल तो लगता है, और 1 साल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें फाइनेंशियल बर्डन एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है यार। जब तक कंधों पे वो फाइनेंस का वो बोझ फील होता रहेगा ना, तो उससे फिर यार पढ़ाई भी नहीं होती। आप कितना भी करने की कोशिश कीजिए, लेकिन स्ट्रेस, वो फाइनेंस का स्ट्रेस दिमाग पे रहेगा और आगे बढ़ने में उतना ही प्रॉब्लमेटिक होता रहेगा। जबकि जो फाइनेंशियली फ्री होगा वो काफ़ी तेज़ी से एक्सेल करेगा अपने फील्ड में।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं एज फैक्टर। एज फैक्टर यार काफ़ी अलग तरीके से डिफ़ाइन करूँगा मैं थोड़ा सा। एक तो हमारी सोसाइटी में एक सक्सेसफुल पर्सन की क्या डिफ़ाइन बना रखी है लोगों ने, जिसके पास एक वेल पेइंग जॉब हो, एक वेल पेइंग जॉब एट द राइट टाइम, और सही एज में उसके शादी हो जाए, तो एक तरीके से वो ना सक्सेसफुल होता है कि भाई इसकी तो अच्छी खासी जॉब है, अच्छे शादी हो गई अच्छे घर में, और वट एवर दिस समझ गए होंगे आई थिंक। और ये भी अलग अलग तरीके से चलता है। कोई सोचता है कि भाई 25 में जॉब लगना मतलब ज़्यादा बेटर है और 26 में शादी, 27 में सेट है अपना लड़का। किसी के लिए अलग हो सकता है। अब राजस्थान के लड़कों की बात कर लो तो भाई शादी जल्दी उम्र में हो जाती है जैसे, तो उनके लिए एज फैक्टर कुछ अलग तरीके से काम करेगा, दिल्ली वालों के लिए कुछ अलग तरीके से काम करेगा। तो मान लीजिए एक आइडियल केस सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर 25 तक जॉब लग जाती है और फाइन है, ठीक है। 26 में शादी हो रही है, ठीक है यार, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, एक तरीके से ज़्यादा अर्ली भी नहीं है, ठीक ठाक है यहाँ तक भी। 27 में थोड़ा थोड़ा सा है ना लेट लगने लगता है, वैसे लेट है नहीं, बट यही है यार आसपास का। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखिए। मान लीजिए अगर आपको आपके पेरेंट्स ने बोला है भाई हम 26 साल की आपकी शादी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बिफोर 25 तो आई थिंक जॉब मिल जानी चाहिए। और अगर नहीं मिल रही है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कम से कम अगर 26 में शादी है तो मैं 25 साढ़े 24 की उम्र में, साढ़े 25 से पहले पहले कैसे भी इस फील्ड से एग्ज़िट कर जाऊंगा, और 1 साल मेरे को लगेगा कुछ भी बाहर अपना करने में, या कुछ भी अलग अलग लाइन पकड़ता हूँ तो उसमें ग्रोथ करने में 1 साल मिनिमम लग रहा है, तो मैं हो सकता हूँ अपनी स्टेबिलिटी कायम कर सकता हूँ। तो एज फैक्टर को आप इस तरीके से देखिए थोड़ा सा। तो ये हो गई बात कि किसको एग्ज़िट कर जाना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किसको इस फील्ड में अभी बने रहना चाहिए, राइट। एक तो पॉइंट हमारा यही हो गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपकी ठीक है और आप थोड़ा सा एज में ऊपर आ चुके हो, बट फिर भी लगता है कि मैं हाँ अभी कर सकता हूँ, तो आप इसमें चांस ले सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपको किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखिए, सिर्फ आप और कोई भी नहीं, कुछ नहीं, ना सोसाइटी ना कुछ और, कुछ नहीं, बस आप, आपकी फैमिली, यही मैटर करता है यार। सब भाड़ में जाओ। और तो एक मेरा पॉइंट है, अगर कोई लोअर ग्रेड पे मैं सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब उसको ज़्यादा ऐसे नहीं है कि भागना है मेरे को ये हायर ग्रेड पे के लिए, मैं लोअर में भी थोड़ा ठीक है यार सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तो वो बने रह सकता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना कई है कि भाई मेरा 4400 ग्रेड पे से नीचे मेरा नहीं बनेगा, मैं अटैम्प्ट्स देता रहूँगा, मैं जो भी है वो करता रहूँगा, मैं हायर ग्रेड पे ही जाऊँगा, उससे पहले नहीं। और इससे ना होता क्या है कि माइंड पे आती है टेंशन, माइंड पे आएगी टेंशन तो फोकस आप कर नहीं पाएंगे, फोकस होगा नहीं तो स्टडी हो नहीं पाएगी। ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है भाई। एज बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि अब तक हो नहीं रहा है, टेंशन हो रही है, फोकस कर नहीं पा रहे, ऐसे नहीं चलता, थोड़ी बर्डन आता है इससे। होता है यार, क्योंकि कितनी आप देख लीजिए कितनी पोस्ट हैं हायर ग्रेड पे की, और आपको फिर होम स्टेट भी अपना चाहिए होगा, और वो स्पेशल पोस्ट भी आपको चाहिए होगी, कितनी एग्ज़ाम्स हैं ऐसे। तो ये एक फैक्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक एलिजिबिलिटी का आई थिंक सेट पूरा हो चुका है। मैं भी कुछ चीज़ें रह गई हूँ तो हम कमेंट में वो सेक्शन डिस्कस कर सकते हैं, और आई थिंक हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एक टाइप से क्वालिफ़िकेशंस पे। एग्ज़िट करने की क्या क्वालिफ़िकेशंस हो सकती हैं कि हम अच्छे से एग्ज़िट करें, ये नहीं कि बस ऐसे ही एग्ज़िट कर रहे हैं और देखा वहाँ भी बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ तो हो गए। मजाक कर रहा हूँ। तो शुरू कर देते हैं। एक भाई जो मतलब कोई प्रिपरेशन अपनी ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करना शुरू किया था, लेकिन उसने साइड बाय साइड कुछ अपनी स्किल्स अपग्रेड की थी, उसने साइड बाय साइड कोई डिग्री साथ साथ परस्यू की थी, कोई मास्टर्स के लिए चला गया हो, कोई और हायर एजुकेशन के लिए चला गया हो, और वो साथ के साथ प्रिपरेशन भी कर रहा था। मे बी वो यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उसके पास कुछ तो है, कुछ मतलब वो ब्रेकेज नहीं है बीच में कि भाई मैं अपने इस
एक तरीके से स्टडी को तोड़ रहा हूँ, बीच में ब्रेक कर रहा हूँ, एक तरीके से वो बस कंटिन्यूटी है। वो बाहर जाएगा तो दिखा सकता है कि मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास कंटिन्यूटी है किसी भी डिग्री को परस्यू करने की। आप थोड़ा समझ रहे होंगे आई थिंक इस चीज़ को, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब आप बाहर जा रहे हो, पूछेगा भाई 3 साल से क्या कर रहे थे, डिग्री आपकी इस ईयर में कंप्लीट है, अभी तक क्या किया क्या नहीं किया, तो वो फिर बता तो दोगे आप, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। कहीं ना कहीं आप बोलो कि भाई मैंने अंडर ग्रेजुएट परस्यू की इस फील्ड में, उसके बाद मैंने मास्टर्स की, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद साइड बाय साइड मैंने ये परस्यू किया, तो फ़र्क पड़ता है। एक ये कि अगर आपको छोटी सी जॉब, छोटी सी इंटर्नशिप वगैरह या किसी प्राइवेट फर्म में कुछ थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है पार्ट टाइम में, अगर आप वो कर रहे हैं साथ साथ और फिर आप एग्ज़िट करना चाह रहे हो, मतलब एक तरीके से ना पढ़ाई भी मैनेज करना चाह रहे होगे, थोड़ा ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ हो मेरे पास, की स्किल्स भी अपग्रेड होती रहें साथ के साथ, और दोनों हाथ में लड्डू टाइप, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं इजीली। इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। एक ये कि मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस, इस पे ध्यान बहुत कम दिया जाता है भाई। आप 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करते करते इस मुकाम पे पहुंच गए कि मेंटली आप अनस्टेबल हो चुके हो, फिज़िकल फिटनेस के नाम पे आपके कमर में दर्द हो रहा है, घुटने बोल रहे हैं, तो आई थिंक ये ठीक टाइम है यार यहाँ से एग्ज़िट करने का। क्योंकि मेरे ख्याल से हेल्थ से ऊपर तो क्या होगा, क्या ही कमा लेंगे हम। हेल्थ तो ठीक रहनी चाहिए तभी पढ़ पाएंगे, वरना यहाँ बैठे रह के 1 साल और इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है कुछ भी। मेंटल फिटनेस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये पॉइंट हो गया हमारा। यहाँ मैं एक बार और ओवर एज के फैक्टर को कंसिडर करना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में एज लिमिट जैसे कि 27 ईयर्स होती है, हम जानते हैं। कुछ में तो स्टेट पुलिस एग्ज़ाम्स हो गए, पुलिस एग्ज़ाम्स में तो 25, और फोर्सेस के एग्ज़ाम में एयरफोर्स नेवी वगैरह में तो भाई 23 में आई थिंक समाप्ति हो चुकी होती है काफ़ी पोस्ट की। तो ना अगर देख लो यार, आप एक इस लिमिट तक पहुंच गए हो कि आपके पास चांसेस ही कम हैं। सिलेक्शन के चांसेस अलग चीज़ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास एक बहुत लिमिटेड फॉर्म में रह चुकी हैं। एक फ़नल जो है वो एंड पे आ चुकी है, तो एग्ज़िट करना चाहिए ना। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो, इस पे ज़्यादा तो सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट है। तो आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ तक आते आते आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी आई होगी, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, कुछ तो समझ में आने लगेगा। तो इससे आपकी एक तरीके से आइडिया लग गया होगा कि यार कुछ हो सकता है बाहर भी, कुछ तो है कि एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है, एग्ज़िट करने के बाद क्या, बाहर जाके सक्सेस के क्या चांसेस हैं। क्लियर कर देता हूँ कि बाहर जाने के, यहाँ से बाहर निकलोगे ना, चांसेस ही चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं। अवेयर हैं हम इनसे, लेकिन हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करते कि चांसेस कैसे हैं यार। यहाँ प्रिपरेशन के दौरान ही चांसेस कितने, ये देखो पहले तो 0.1%, चलो यार 1% ले लेते हैं, 1%, 2%, 3% मान लो, 97% फेलियर के चांसेस हैं। अब बात करोगे यार मेंस वाली भीड़ ही होती है मेंस पढ़ने के लिए, तो बाकी तो सारे ऐसे हैं, तो ठीक है यार छाट लो, 10% कर ले सक्सेस के चांसेस। फिर बात करोगे नहीं 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 नहीं, हम तो वैसे जनरल वाले हैं और इन साइड वाली भीड़ से ऊपर हैं, ऐसे वैसे वैसे वैसे। ठीक है, मान लेते 50-50 चांसेस हैं। अब आपके साथ सिर्फ एक ही लड़का लड़ रहा है एक पोस्ट के लिए। अब क्या सर्टेनिटी है कुछ भी? क्या ये हो सकता है कि एक ही दिन आपके पास, उस दिन आप अपना बेस्ट दे पाओ, या फिर वो अपना बेस्ट आपसे ज़्यादा दे दिया उस दिन, कुछ लक फैक्टर आ गया है यार। ये चीज़ें तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि मैं पढ़ ही इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है मैं सक्सेस हो जाऊँ, मुझे वो मनचाही पोस्ट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन फेलियर के चांसेस 99% है। ये बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा तैयारी करते टाइम। और यहाँ से निकल के चांसेस मिनिमल है
बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के गेट खुल रहे हैं। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। आपने घर से एक तरीके से यहाँ से कदम, आपने नेक्स्ट स्टेप आप रख चुके हो। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके पास क्या है, क्या स्किल्स हैं। मेरे पास स्किल्स अगर मान लो कुछ भी नहीं है, मैं क्या स्किल्स एक्वायर कर सकता हूँ, मेरे को क्या पसंद है। मेरे को रीडिंग पसंद है, मेरे राइटिंग पसंद है, इंग्लिश पसंद है। सब्जेक्टिव में आप कुछ भी जा सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, साइंस पढ़ना, मैथमेटिक्स, वट एवर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आइडेंटिफाई करो। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप डरोगे नहीं कुछ भी अचीव करते टाइम। आपकी स्पिरिट होनी चाहिए कि मैं सीखूँगा और मैं अप्लाई करूँगा, उससे मेरे को वैल्यूज़ मिलेंगी, पैसा मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, और ये पॉसिबल है ईज़िली। स्किल्स अब आप करोगे कि भाई 3 साल 4 साल मैंने इन्वेस्ट किया है, स्किल्स तो कुछ एक्वायर हुई नहीं, ग्रेजुएशन मैंने बस ऐसे ही कर ली, क्या स्किल्स है मेरे पास। आपके पास क्वांट की एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, रीजनिंग की एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भीड़ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस करने का बहुत बड़ा रोल है। कहीं भी आप जाओगे आपको ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपके पास क्या है, तभी आपको इन रिटर्न कुछ वैल्यू मिलेगी। एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो कुछ नहीं है भाई। एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। इसको एक अलग से ब्रैकेट में लिख लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तभी बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेसिव होना ही पड़ेगा। अपने आप को कम नहीं समझना, आपके पास जो है वो बहुत है, दुनिया उधेड़ सकते हो उससे आप, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह की स्किल्स हैं। और नहीं भी हैं, बेसिक लेवल के हैं, बहुत जल्दी सीख सकते हो, बहुत जल्दी, कुछ टाइम नहीं लगेगा इसमें। टाइपिंग आपके पास हो सकती है 30-40 की स्पीड, नहीं भी है 35 तक की भी है, 40-45 जाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सीख लोगे। ये हो गई। और भी आप कुछ भी मतलब एक्वायर कर सकते हो इसमें, आई एम श्योर आप कर सकते हो, तो इसको लाइटली मत लेना। सब अपना थोड़ा थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करो, अलग अलग डोमेन में थोड़ा थोड़ा घुसने की कोशिश करो, टेस्ट करो। ट्राइड एंड टेस्टिंग बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें हाथों में दिखेंगी। तो ये हो गई एक बात। आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि मैं अपने आप को एक, मेरी फास्ट अपग्रेडेशन है, दूसरों की भीड़ से कहीं भी जाओगे। सिटिंग कैपेसिटी आपकी सबसे अच्छी है, फोकस कैपेसिटी आपकी सबसे अच्छी है, इंटरव्यूज़ वगैरह में काफ़ी हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फेलियर के चांसेस यार समझ गए होंगे अब आप कितने हैं। बाहर जाके फेलियर के चांसेस नहीं है, हो सकते हो सक्सेस ईज़िली, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इससे में भी बेटर मिल जाए, या फिर कुछ भी आप मान लीजिए। हैंडल करना हमने ही पड़ेगा, हम ही हैंडल करेंगे सब चीज़ों को, यही फैक्ट है। अब आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए इस पॉइंट से। सो अब हमारे बात आते हैं कि भाई हमें पोस्ट क्या मिल सकती है हमारी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। हमने जो पढ़ा है वो याद भी नहीं है, जो भी पढ़ा था तो वो ऐसे ही बस नाम का हमने डिग्री कंप्लीट कर ली, या बस ऐसे ही हो गया, लुटकते पटकते कुछ भी कर लिया। अब हम क्या पोस्ट पे जाएं, बाहर भी दुनिया में कुछ पोस्ट होंगी, तो हाँ सब कुछ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनके लिए सबसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है टीचिंग की। टीचिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अनबीटेबल मार्केट यार, इतनी बड़ी मार्केट है, आप कहीं भी पैर रखो वहीं जम जाओगे, कोई मतलब टक्कर में हो ही नहीं सकता है। और अगर आपके पास इसमें भी कुछ ऐसी स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, आप नोट मेकिंग कर सकते हो किसी के लिए भी, बड़ी बड़ी फिल्म्स के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए आप नोट मेकिंग कर सकते हो। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है, आपके पास एलोक्वेंसी की स्किल है, आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे से, ओरेटर टाइप, है ना। तो आप एक्सेल कर जाओगे यार इन फील्ड्स में, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ऑन द हैंड अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं इनको, तो एकदम जाओ और लग जाओ बस, इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। और फिर थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीटेक, मैं खुद बीटेक जैसे बीटेक, आईटी इंडस्ट्री के चीते होते हैं वो तो लो सेक्टर्स के, मेडिकल फील्ड के, इनको तो मैं खुद ही इनकी जगह खड़ा होकर देखता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि
जो आपने पढ़ा, जो भी डिग्री में जो भी था, डिग्री के दौरान जो भी, मतलब ऐसे ही नाम का पढ़ लिया हो बेशक, लेकिन उसको थोड़ा सा दोबारा क्लियर अप कर सकते हैं ना हम। ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कवर अप करनी होंगी जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होंगी। कुछ एक्सेप्शनल स्किल्स हम साथ साथ सीख सकते हैं, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा करके हम इंटर्नशिप एक्वायर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं यार, बीटेक के बंदे तो कहीं भी चले जाएं, हो जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लोकेशन टू लोकेशन थोड़ा वेरी कर सकता है उनके लिए, लेकिन वहाँ भी आई थिंक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी ही, कुछ तो ऐसा वो कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा। तो इतनी डिफ़िकल्टी की बात उनके लिए नहीं हो सकती यार। मैं मतलब खुद भी प्लेस करके देखूँ तो मैं निकलने के बाद अगर इस फील्ड से एग्ज़िट करता हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होगा जो मैंने पढ़ा उसको अच्छे से अपने मन में बैठाना, और कैसे भी करके एक इंटर्नशिप गैदर करना, उससे सीखना, जल्दी से उससे एग्ज़िट करके एक सेफ़ प्लेस इंडस्ट्री में पकड़ने की कोशिश करना, अपने आप को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना। तो ये हो गई हमारी कुछ बढ़िया बढ़िया पोस्ट। तो अब कट ऑफ कुछ नहीं है भाई। बस मन है तो बने रहो, नहीं मन है तो एग्ज़िट कर जाओ। सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करो, कट ऑफ अपने आप बन जाएगी। और ज़्यादा ही कुछ और भी क्लैरिटी चाहिए तो अपने पास्ट को देखो, कितने एग्ज़ाम आपने क्लियर किए इस दौरान, क्या वो मेरे लेवल को मीटअप कर रहे थे जितने मैंने क्लियर किए। मैं अगर 2 या 3 4 बार भी CGL दे चुका हूँ, कितनी बार मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस में अपेयर हुआ, तो क्या मेरा स्कोर बढ़ता रहा, बढ़ के घट गया काफ़ी ज़्यादा, कितना घटा, कितना बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं मेरिट आउट कितनी बार हुआ, इससे अलग मैंने कौन से एग्ज़ाम क्रैक किए, मैं कौन से अभी भी कर सकता हूँ, अगले 1 साल का भी अगर मैं बना रहूँ तो कौन से, अगर 5-6 एग्ज़ाम मेरे लिस्ट में हैं तो सर्टेनिटी है कि ये 2 तो कहीं नहीं जाने वाले, बाकी 3 में क्या पता 50-50 चांस हो। ऐसे बनती है यार प्लानिंग। दैट्स इट। आप तैयार हैं कुछ भी करने के लिए? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम सब, आप सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जहाँ पैर रखोगे वहीं जमा दोगे। सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की होंगी, और कुछ तो आपको क्लैरिटी आई होगी, कुछ पॉइंट्स आपको मिले होंगे कंसिडर करने के लिए। कुछ नहीं भी हो तो आई एम सॉरी, मैं आपकी अगर हेल्प नहीं कर पाया तो, लेकिन हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स इट। इस वीडियो का मोटिव था कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दी जाए। क्विट करना ना करना ये सब सिचुएशनल है यार, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मेन तो है कि हम सब एक स्टेबल माइंड के साथ आगे बढ़ें, जो भी स्टेप लिया जाएगा माइंड में स्टेबिलिटी हो, और इसी के साथ अपनी सक्सेस की जर्नी आगे बढ़ाते रहें, और ऐसे ही चलते रहें। सो दैट्स इट, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।